यह किताब ऑथर रॉबर्ट ग्रीन ने लिखी है। उन्होंने कई किताबें लिखी हैं, जैसे आर्ट ऑफ सिडक्शन, लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर, 50th लॉ और कई अन्य। आज हम कई लोगों की पसंदीदा किताब लॉ ऑफ पावर के बारे में समझाएंगे। आज हम इस किताब के चौथे लॉ की एक्सप्लेन करेंगे। लॉ ऑफ पावर, लॉ नंबर 4, हमेशा कम से कम आवश्यक बोलें। कृपया इस नियम का उपयोग दूसरों पर अटैक करने के लिए नहीं, बल्कि सेल्फ डिफेंस के लिए करें, क्योंकि दुनिया एक क्रूर स्थान है। यहाँ विभिन्न प्रकार के मानसिकता वाले लोग रहते हैं, जो हर किसी के दृष्टिकोण और सोच को प्रभावित करते हैं। हमें उनसे सतर्क रहना चाहिए। अब हम लॉ की एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। When you are trying to impress people with words, the more you say, the more common you appear, and the less in control. Even if you are saying something banal, it will seem original if you make it vague, open-ended, and sphinx-like. Powerful people impress and intimidate by saying less. The more you say, the more likely you are to say something foolish. जब आप लोगों को अपने शब्दों से प्रभावित करना चाहते हैं, तो जितना ज्यादा आप बोलते हैं, उतना ही आप सामान्य दिखते हैं और आपका नियंत्रण कम हो जाता है। अगर आप साधारण बात भी कर रहे हैं, लेकिन उसे थोड़ा रहस्यमय और खुला छोड़ देते हैं, तो लोग उसे खास समझते हैं। शक्तिशाली लोग कम बोलकर भी असर डालते हैं और लोगों के दिल में एक तरह का डर पैदा कर देते हैं। ज्यादा बोलने पर गलत या बेवकूफी भरी बात कहने की संभावना भी बढ़ जाती है। एक प्रजा द्वारा कहे गए अपमानजनक शब्द अक्सर बुरे कामों की यादों से गहरे तक छाप छोड़ते हैं। लेटर्ल ऑफ एसेक्स ने रानी एलिजाबेथ से कहा था कि उनकी शर्तें उनकी शरीर की तरह ही टेढ़ी मेढ़ी हैं, लेकिन इसके कारण उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी, जो कि उनके विद्रोह ने नहीं छीनी थी, सिर्फ उस एक शब्द के कारण। अर्थात किसी के द्वारा कहे गए बुरे शब्दों का असर उनके किए गए बुरे कामों से ज्यादा गहरा और लंबा होता है। यह उदाहरण दिखाता है कि अपमानजनक शब्दों के परिणाम गंभीर हो सकते हैं। राजा लुइस 14 राज्य के मामलों में पूरी गोपनीयता बनाए रखते थे। मंत्री परिषद की बैठकों में शामिल होते थे, लेकिन राजा अपनी योजनाओं को तभी साझा करते थे जब उन्होंने उन पर काफी विचार कर लिया होता और एक ठोस निर्णय पर पहुंच चुके होते। अगर आप राजा को देख पाते तो उनका चेहरा बहुत रहस्यमय होता। उनकी आंखें बिल्कुल लोमड़ी जैसी होती थीं। वे राज्य के मामलों पर केवल अपने मंत्रियों से ही चर्चा करते थे। जब वे दरबारियों से बात करते तो वे केवल उनके कर्तव्यों या विशेष अधिकारों के बारे में ही बात करते। उनके सबसे हल्के शब्द भी किसी भविष्यवाणी की तरह महसूस होते थे। जब मैं इस लॉ की व्याख्या कर रहा हूं, एक कहानी मुझे याद आती है जो इस लॉ को समझने में मदद करती है। गनायोस मार्शियस, जिसे कोरियोलानस के नाम से जाना जाता है, प्राचीन रोम का एक महान सैन्य नायक था। ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के पहले भाग में उसने कई महत्वपूर्ण युद्ध जीते और रोम को कई बार संकट से बचाया। युद्ध के मैदान में उसकी बहादुरी ने उसे एक पौराणिक व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध कर दिया, क्योंकि बहुत कम लोग उसे व्यक्तिगत रूप से जानते थे। 454 ईसा पूर्व में कोरियोलानस ने राजनीति में प्रवेश करने और कौंसल बनने का फैसला किया। चुनाव के दौरान उसने अपने शरीर के घावों को दिखाकर अपनी वीरता का प्रदर्शन किया, जिसने जनता को भावुक कर दिया। शुरू में उसकी जीत निश्चित मानी जा रही थी, लेकिन मतदान के दिन वह अमीर लोगों और कुलीन वर्ग के साथ मंच फोरम में प्रवेश कर गया। यह देखकर आम जनता ठगा हुआ महसूस करने लगी। इसके बाद उसने अमीर लोगों को संबोधित करते हुए एक घमंडी भाषण दिया। उसने अपने युद्धकालीन कारनामों का घमंड किया और आम जनता की आलोचना की। उसका यह व्यवहार जनता को बहुत नागवार गुजरा और उन्होंने मतदान में उसे हरा दिया। कोरियोलानस इस हार को स्वीकार नहीं कर सका और जनता से बदला लेने की कसम खाई। कुछ समय बाद रोम में अनाज की एक बड़ी खेप पहुंची। सीनेट ने जनता के बीच मुफ्त अनाज बांटने का प्रस्ताव रखा, लेकिन कोरियोलानस ने इसका विरोध किया और कहा कि ऐसा करने से शहर कमजोर हो जाएगा। उसने सुझाव दिया कि जनता के प्रतिनिधियों ट्रिब्यून को हटा दिया जाए और शासन की पूरी शक्ति कुलीन वर्ग पैट्रिशियन के हाथों में सौंप दी जाए। उसकी इन बातों से जनता में भारी आक्रोश फैल गया। पूरे शहर में दंगे भड़क गए। जनता ने ट्रिब्यून को सीनेट में भेजा और कोरियोलानस से सार्वजनिक माफी की मांग की। पहले तो सीनेट ने अनाज वितरण को रोकने की कोशिश की, लेकिन दंगे बढ़ने के कारण अंततः वितरण के पक्ष में मतदान करना पड़ा। ट्रिब्यून ने कोरियोलानस को जनता के सामने उपस्थित होने और माफी मांगने का आदेश दिया। यदि उसने माफी मांग ली तो उसे युद्ध के मैदान में लौटने की अनुमति देने का वादा किया गया। आखिरकार कोरियोलानस जनता के सामने आया
कोरियोलानस ने धीरे और विनम्रता से अपना भाषण शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे उसकी आवाज घमंडी और क्रोधित हो गई। उसकी कठोर बातों ने जनता को भड़का दिया, जिन्होंने उसे चिल्लाकर चुप करा दिया। ट्रिब्यूनों ने उसे दोषी ठहराते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई और टार्पियन चट्टान से फेंकने का आदेश दिया। हालांकि कुलपतियों के हस्तक्षेप से सजा को आजीवन निर्वासन में बदल दिया गया। जब लोगों को पता चला कि कोरियोलानस अब कभी वापस नहीं आएगा, तो उन्होंने रोम में एक भव्य उत्सव मनाया, जो विदेशी दुश्मनों पर मिली जीत के उत्सव से भी बड़ा था। कोरियोलानस से गलती किधर हुई? कोरियोलानस युद्ध के मैदान में बहादुर और प्रसिद्ध थे, जिसकी वजह से नागरिकों ने उनके बारे में कई किंवदंतियां बना ली थीं। लेकिन जब उन्होंने जनता के सामने खुलकर बात की, तो उनका रहस्य टूट गया। उनके घमंडी और धमकी भरे स्वभाव ने लोगों को निराश कर दिया। उन्होंने नागरिकों का अपमान किया, जिससे वह कमजोर, असंयमी और सम्मान के अयोग्य लगने लगे। अगर उन्होंने कम बात की होती, तो उनकी शक्तिशाली छवि बनी रहती। कौंसुल के पद के लिए निर्वाचित होने की संभावना थी और वह अपने राजनीतिक लक्ष्यों को हासिल कर सकते थे। लेकिन अनुचित और अनियंत्रित बोलचाल ने उनकी शक्ति और प्रतिष्ठा छीन ली। यह संदेश देता है कि अनियंत्रित वाणी एक जंगली जानवर की तरह होती है, जो अंततः अपने ही मालिक को नुकसान पहुंचाती है।